दोस्तों, हर नौजवान युवक का यह सपना होता है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए। पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो, वो कुछ ऐसा कर दिखाए जी, पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था। एक व्यापारी के बेटे का यह कहानी है। जापान के एक व्यापारी की, जो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, केवल अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ते? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो फिर क्या करोगे? वह नौजवान युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन भर मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ना, और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो वह पूरा समय इसके पीछे पीछे घूमता। राहत एक बार पूरे परिवार के सदस्यों मिलकर उसे समझने की कोशिश की। वे खाने लगे। बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? इस पर वह नौजवान युवक जवाब देते हुए कहता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे जान, और इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। उसे युवक की यह बात सुनकर उसे व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसे व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। यह सुन वह नौजवान युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे भाव व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, क्या शर्त है? आपके पिताजी? उसके पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अगले 3 साल का समय तो दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पे तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर धनुर्विद्या सीखने के लिए घर से निकाल पड़ता है, और वह कई दोनों की यात्रा करके गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कल सीखने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वह नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है गुरुवार, मैंने आपके बड़े में बहुत सुना है, और इसीलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं धनुर्विद्या में बेहतर होना चाहता हूँ। फिर जवान युवक सारी बातें कहता जा रहा था, लेकिन इस पर गुरुवार कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। और जब कुछ देर तक उन गुरुवार ने जवाब नहीं दिया तो इस पर उसे नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उन गुरु को बता दी। उसने यह बता दिया कि किस तरह से उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है कि यदि वह अपने जीवन में सफल ना हो पाया, उसने अपने जीवन में पहन कर पाया जो वह करना चाहता है, तो उसे उनका व्यापार आगे बढ़ाना होगा। आगे वह नौजवान युवक उन गुरुवार से कहता है गुरुवार, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या सीखो, और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उसे गुरु ने उसे युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ काफी सामान भी लेकर आया था, और उसके साथ उसके 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी उन गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को छोड़ना होगा, इन चीजों का त्याग करना होगा, इसलिए इन कीमती स्थानों को वापस अपने घर भेज दो। उसे नौजवान युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन पूर्ण किया। उसने सर सामान अपने सहायकों के हाथों वापस घर की ओर भेज दिया। आगे गुरुवार उसे नौजवान युवक से कहते हैं, देखो, यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी है। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवार, आप जैसा भी कहें, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरुवार उसे युवक को पहले शर्त बताते हुए कहते हैं,
तुम्हें यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताना होगा और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे। इस पर नौजवान युवक कहता है, जी गुरुवार, जैसा आप कहानी आगे। गुरुवार उसे नौजवान युवक को दूसरी शर्त बताते हुए कहते हैं, यदि एक बार तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। तुम इस बीच उसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें, मुझे सब मंजूर है। उन गुरुवार ने उसे नौजवान को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन वह नौजवान यह नहीं जानता था कि उनके सीखने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन उन गुरुवार ने उसे नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और खाने लगे। बेटा, जैसे तुम उठाते बैठ, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम निशाना भी लगाते हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो, और ऐसा तब तक करो जब तक यह तुम्हारा स्वभाव ना बन जाए। उसे युवक ने उन गुरुओं की बात मान ली। वह एकाग्र होकर अपने केमोन पर ध्यान देने लगा। वह अपने चलने फिरने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सुबह उठकर वह अभ्यास करता और ध्यान किया करता। शाम के 6:00 बजे से वह एकांत राहत और ध्यान किया करता। ध्यान करने के बाद करीब 9:00 के बाद वह सो जाया करता और ठीक सुबह 4:00 बजे उठकर वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता। और यह सब उसे एकांत में रहकर ही करता था। और यह सारी क्रियाएं दोपहर के 2:00 बजे तक यूं ही चलती रहती। और इस समय के दौरान ऐन तो कहानी जाना और ना ही किसी से मिलन, यहाँ तक कि उसे युवक को किसी से बात करने की भी कोई अनुमति नहीं थी। और बच्चे हुए कर घंटे, अर्थात दोपहर को 2:00 बजे से शाम को 6:00 बजे तक वह बाकी सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करता। और वह नौजवान युवक भी अब तक पूरा मां लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बिताता जा रहा था, उसे नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ रहा था। अब उसके लिए उसे आश्रम में एक एक पाल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उसे नौजवान युवक ने अपने गुरु की बटन को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वह उन सभी नियमों को तोड़कर अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर गप्पे लड़ने लगा था। वह उन्हें अपने व्यापार की बातें बताता, उसके पास क्या कुछ है। और उसे नौजवान युवक को इतना अमीर प्रकार कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे, क्योंकि वह सोचते थे कि यह तो अमीर व्यापारी का बेटा है, कभी ना कभी तो भविष्य में कोई फायदा हमें अवश्य मिलेगा। देखते ही देखते उसे नौजवान युवक और बाकी लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब से वह नौजवान युवक रात को सोने की बजाय अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से कहानी दूर भाग जाया करता था। जंगलों में जाकर गप्पे लड़ा था, मौज मस्ती किया करता था। और इस कारणवश वह सुबह उठ नहीं पाता था, और इसी वजह से वह कभी ध्यान भी नहीं कर पाता था। एक दिन उन गुरुवार ने उसे नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और उससे खाने लगे। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते हो और ना ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यदि तुम्हें एक बार धनुर्विद्या की शिक्षा को आरंभ कर लिया तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। और तो और तुमने मुझे वादा किया था कि तुम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या की शिक्षा को ग्रहण करोगे और मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो 1 साल बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तुमने उसमें कितनी उन्नति की, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? उसे वक्त उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? इस पर वह नौजवान युवक कहता है गुरुवार, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर धनुर्विद्या सीखने की जिज्ञासा थी। लेकिन तब मैं यह नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत रहकर मैं थक चुका हूं और यह मुझे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पाल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मां यहां वहां भगत राहत है और मैं ध्यान नहीं कर पाता, और इसी कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊंगा। और साथ ही जब मैं एकांत में राहत हूं
तब भी मेरे माँ में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे पीछा छुड़ा नहीं पाता। इस पर गुरुवार मुस्कुराने लगे और उसे युवक से कहते हैं, बेटा जी, अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो। इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम इस अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन जान से पहले मेरी बस एक बात मान लो। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी गुरुवार कहते हैं, बेटा यहां से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तुम्हें वहां पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहां पर एक बाज नजर आएगा। उसे बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान रखना, उसका तुम्हें शिकार नहीं करना, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है। और जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उसे सवाल का सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जान से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उसे नौजवान ने काफी कुछ सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। बहू ने प्रणाम करके उसे पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ता है। देखते ही देखते वह 1 दिन का सफर तय करके उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने पूरी रात वहीं पर बीते और अगली सुबह होने से पहले ही वह उसे बस को ढूंढने लगा। वह जब यहां वहां देख रहा था तभी उसकी नजर उसे पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बस चट्टान की चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। वह नौजवान युवक उसे बस को देखकर झुक गया और छुपकर उसकी सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। उसे नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेद बकरियां को उसे घाटी में चराने के लेकर आए हैं और तभी उसे युवक की नजर उसे पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भारी और नीचे की और घोटा लगाते हुए वह चरवाहों के पास पहुंच। जब तक चरवाहों की नजर उसे बस पर पड़ती तब तक उसने उन भेड़ बकरियां में से एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबोचा और उसे ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था। वे नौजवान युवक यह देखकर बहुत हैरान रह गया। यह समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजो है। वहां से वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने वहां पर बीती हुई सारी कहानी उन गुरुवार को बता दी। तभी गुरुवार उसे युवक से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने वहां पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवार बाज बहुत ही चालाक है। काफी देर तक तो यूं ही भी शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भारी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझना को मिलता है कि वह बाज बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर भी है और साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। इस पर गुरुवार हंसते हुए कहते हैं, बेटा उसे बात को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि उसे तुमने करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उसे पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में ही पे जाते हैं और इन बड़ों की उम्र करीबन 80 होती है। लेकिन जब इनकी आधी उम्र अर्थात जब इनकी 40 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो यह शिकार नहीं कर पाते। उससे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों महत्वपूर्ण अंग बेसर होने लगता है। पहले पंजे जो कि लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगता है। दूसरा कोंच जो कि आगे की और मर जाती है और भजन निगलने में मुश्किलें होने लगती हैं। तीसरा पंख जो भारी हो जाते हैं और साइन से चिपकने कारण पूरे खुला नहीं पाते हैं। ये उसके उड़ान सीमित कर देते हैं। भजन ढूंढना, भजन पकड़ना और भजन खाना तीनों काम करना मुश्किल हो जाते हैं। उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दें या फिर खुद में बदलाव करें। इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ाने लगता है, लेकिन इनकी विशेषता तो यही है कि यह बाज अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जहां पहले रास्ता सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं दूसरा अत्यंत पीड़ा और लंबा बस पीड़ा चेह है और खुद में बदलाव करता है। वह धीरे धीरे उड़ान भरकर किसी जगह पर जा पहुंचने हैं जहां बहुत शांति होती है और वहां अपना घोंसला बनाता है। फिर वहां पर जाकर वह सबसे पहले अपनी कमजोरी अर्थात अपनी उसे मुड़ी हुई चोट को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देते हैं।
अपनी कोंच तोड़ने से ज्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षी के लिए। अब वह इंतजार करता है कोंच के फिर से उगने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी इस प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के दोबारा उगने का। और देखते ही देखते इनके पंजों में नए नाखून आते हैं। नई सोच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकलता है और प्रतीक्षा करता है पंखों का फिर से उगने का। और इस क्रिया में पूरे 3 महीने लगता है और 3 महीना के अंदर इन पंजों का एक नया पुनर्जन्म होता है। और तब उसे मिलती है वही भाव और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नहीं। इस पुनर्जन्म के बाद वह 30 साल और जीता है ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आगे गुरुवार इस नौजवान युवक से कहते हैं, तुम उसे बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकांत में रहकर तपस्या करता है, अपने आप को शिकार के लायक बनाता है, तब जाकर वह कहानी शिकार करने योग्य बन पाता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान है वह हमेशा एकांत ही राहत है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है, जिसके अंदर तरह तरह की कमियां हैं, वह लोगों के बीच छुपाने का प्रयास करता है। आगे गुरुवार उसे नौजवान युग से कहते हैं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बने। क्योंकि जब तुम खुद के लिए समय निकलते हो, जब तुम एकांत रहने का चुनाव करते हो, तो तुम अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो उसे पर तुम ध्यान दे पाते हो, तुम सचेत हो पाते हो और साथ ही तुम किसी भी चीज पर सही निर्णय भी ले पाते हो। और एकांत आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना ही राहत है। आगे गुरुवार उसे युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, आज जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस मौके की कीमत को समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तो अपने जीवन में देखो, उसे समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने यह भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ना तो उनके पास सीखने का समय है और ना ही एकांत में रहने का, इसलिए वह कभी भी खुद को जान तक नहीं पाते। यह अकेलापन, यह संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो, यह मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और यह मौका दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। आगे गुरुवार उसे युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूमते रहे हो, जिनके साथ गप्पे लड़ा रहे हो, जिनके साथ अपना समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद तक नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वह खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो अवश्य ही तुम भी दिशाहीन हो जाओगे और तुम भी यह समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए अकेलेपन का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो और अपना उद्देश्य याद रखो। यह याद करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किया थे। गुरुवार के इतना खाने के बाद वह नौजवान युवक सोने लगा। वह यह समझना लगा कि आखिर वह यहाँ पर क्यों आया था। तब उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे क्या कहा था कि अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेलापन ही एकांत बन जाएगा और वह तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो, क्योंकि उसे नौजवान युवक के गुरु ने कहा था कि सर, ध्यान केवल अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और अपने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि जब हम कहानी और जान की या कुछ अलग अपने की कोशिश करने में ग जाते हैं, तब हम अपने माँ के बनाए हुए दाल में फास्ट चले जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है। और तब हमें ऐसा लगे लगता है जैसे हम कहानी पर फैंस हुए हैं। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत निराशा हैं और कहानी पर पहुंच नहीं कर रहे। और इसी के साथ में उसे नौजवान युवक को उन गुरु की तीसरी बात भी याद आई है कि प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो, विचार खुद शांत होने लगेंगे और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तब तुम्हें आभास होगा
कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन का वह भाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा और तब तुम यह जान पाओगे कि यह पाल ही वह अवसर है जहां तुम खुद को पूरी तरह से जान सकते हो। तभी तुम अकेलेपन का फायदा उठा सकोगे और इसी तरह से अकेलेपन को जीता जाता है। इन सभी बटन को ध्यान करके उसे नौजवान युवक ने यह निश्चय किया कि वो आश्रम छोड़कर कभी कहानी नहीं जाएगा जब तक कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेट। यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने आया था और वह यहाँ से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही जाएगा। इसके बाद वह अगले ही दिन से अभ्यास में पूरी तरह से ली हो गया। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ अलग अपने का प्रयास छोड़ दें। क्योंकि जब हम कुछ अलग और कुछ खास अपने का प्रयास करने ग जाते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन होने लगता है और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारा माँ हमें कुछ अलग अपने के लिए निरंतर प्रेरित चला रहा है और इसी कारण हम अपने माँ के दाल में फांस चले जाते हैं और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए अपने जीवन में यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अधिक अपने का प्रयास छोड़कर केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें और देखना कि आप जरूर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें और इसके ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुधाय धन्यवाद।